ठीक है, हो सके। अच्छा, स्टार्ट करें चैप्टर। यस। क्या नाम है चैप्टर वन का? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ठीक है। सबसे पहले कोई भी बॉडी है, कोई मैटर जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, उसके ऊपर चार्ज कैसे आता है, हाउ द चार्ज केम टू एनी बॉडी, कोई बात नहीं, और उसको मुझे बार बार याद मत दिला, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो चार्ज, कोई भी बॉडी के पास चार्ज कैसे आता है? कोई भी बॉडी किससे बनी होती है? कोई बॉडी अपने आसपास जो देखते हैं किससे बनी होती है? एटम से बनी होती है। एटम्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके चारों तरफ, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, क्या उतने ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई सोडियम एटम है तो उसमें न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 11 प्रोटॉन है, और आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन के पास जितना चार्ज होगा, प्रोटॉन्स के पास दो चीज़ होती है, एक चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है? 1 + 1.6 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन्स के पास चार्ज होता है। और इसको हम इतना बड़ा ना लिख के सीधा लिख देते हैं प्लस ई। कितना चार्ज होता है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होता है? -1.6। इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना हो गया? -, ठीक है। तो किसी एटम में, जैसे सोडियम एटम की हम बात कर रहे हैं, कितने प्रोटॉन है? 11 प्रोटॉन। तो प्लस 11 प्रोटॉन यानी कितना चार्ज हो गया? +11। एक में प्लस ई, दो में +2 ई, तो 11 प्रोटॉन में +11 ई। और आसपास कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? 11 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 11 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? -11 ई। तो इतने प्रोटॉन की वजह से +11 ई चार्ज, इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से -11 ई चार्ज। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो चार्ज कितना होएगा इसके ऊपर? +11 इंटू ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? -11 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब तुम देखो नेट चार्ज कितना हो गया? क्या? 0। नेट चार्ज 0 हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो आपका एटम क्या है एक्चुअल में? न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल। तो मैटर किससे बना है? कोई भी बॉडी है किससे बनी है? वो एटम से। तो सारे एटम न्यूट्रल्स हैं, सारे के सारे एटम न्यूट्रल हैं। तो आपका मैटर भी क्या हो गया? न्यूट्रल। मान लो बॉडी है, ये क्या है आपके? न्यूट्रल, क्योंकि सारे एटम क्या है इसके? न्यूट्रल। पर क्या हो, अब क्वेश्चन आता है कि ये बॉडी चार्ज कैसे होगी, इस पे चार्ज कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे या प्रोटॉन कैसे आएंगे? तो एक्चुअल में इसके 2-3 तरीके होते हैं चार्ज करने की बॉडी को। क्या तरीके होते हैं बताओ? सबसे पहला तरीका है कि मान लो कोई दो बॉडीज हैं ए और बी, इनिशियली दोनों अनचार्ज है, दोनों अनचार्ज है। इन दोनों को रब कर दिया, इन दोनों क्या करा? रब। तो क्या ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह? चार्ज। कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने साथ चार्ज भी लेके जाएगा। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, प्रोटॉन्स को निकालना लगभग इम्पॉसिबल है, मतलब निकल सकते हैं ऑफ कोर्स, पर इम्पॉसिबल है लगभग। इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं क्योंकि वो आसपास घूमते रहते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं? बैलेंस, जो लास्ट शेल में घूमते रहते हैं, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर होता है। एक बॉडी से एक दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ, मान लो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, पहले ये बताओ मुझे, ये बॉडी है, न्यूट्रल है, क्या इसके पास चार्ज है? नेट चार्ज बताओ? 0। नेट चार्ज तो 0 है, पर क्या इसके पास चार्ज है या नहीं है? जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, पर है न्यूट्रल क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट बराबर है। सेम फॉर दिस। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं मान लो, तो क्या इसमें प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, जिसकी वजह से क्या कौन डोमिनेट कर जाएगा? प्रोटॉन्स। तो इस पे चार्ज कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस ई। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो कितना चार्ज आएगा? प्लस ई को अगर मैं ओपन करके लिखूँ तो क्या आएगा? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज आ जाएगा इस पे।
और इस पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस इस पे क्या इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा? हाँ, इस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर थी, पर इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे? ज्यादा। तो कितना चार्ज आएगा? Minus -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना चार्ज आएगा, दो इलेक्ट्रॉन गए तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +2e। इस पे कितना आ जाएगा? -2e, है ना। यहाँ पे कितना आया था? -e। n इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो कितना चार्ज आएगा यहाँ पर? प्लस Ne। एनी और दूसरा चार्ज आएगा माइनस -ne। एनी। तो इस तरीके से बॉडी चार्ज होगी, इस तरीके से बॉडी क्या होगी? चार्ज। तो इस पे आ गया +ne चार्ज, इस पे आ गया -ne चार्ज। और इस पे तरफ ध्यान दो, जितना पॉजिटिव चार्ज इस पे आया क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज इस पे आया? हाँ। +ne और -ne इक्वल और अपोजिट चार्ज आते हैं। अगर दोनों बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल थी, दोनों बॉडी शुरुआत में न्यूट्रल थी, तो दोनों बॉडी पे जो चार्ज आएगा इक्वल और अपोजिट आएगा, इक्वल और अपोजिट आएगा। ठीक है, रब करके इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। दूसरी चीज, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो क्या इलेक्ट्रॉन अपना मास भी लेके जा रहा है? यस। हाँ। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन गया तो क्या उसका मास भी तो चला गया? यस सर। तो क्या इसका मास थोड़ा कम हो जाएगा यस सर। पॉजिटिव बॉडी का, और इसका मास थोड़ा बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा। तो पॉजिटिव बॉडी का मास क्या हो जाता है? घट जाता है, इसका मास डिक्रीज हो जाता है थोड़ा सा, बहुत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, पर होता तो है कुछ ना कुछ। और इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला। शुरुआत में क्या था? दोनों न्यूट्रल थे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे? बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे? बराबर। लेकिन अब क्या हुआ, जब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन गए तो किसकी संख्या क्या हुआ? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रही। तो कहेंगे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो गई। प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो इसलिए कैसा चार्ज हो गए? Positive। सर प्रोटॉन तो दोनों न्यूट्रल ही रहेगा ना। प्रोटॉन, मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन की संख्या सेम है, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई। मान लो 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले बताओ, 11 इलेक्ट्रॉन थे हाँ। और 11 प्रोटॉन थे, एग्जाम्पल के तौर पर। तो मुझे बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। हाँ। तो वही लिखा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, एक्चुअल में बढ़े यहाँ पे, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं। यहाँ एक्चुअल में बढ़े नहीं है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या उतनी ही रही है। इलेक्ट्रॉन घट गए कंपैरेटिवली घट गए। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। और ये बॉडी बन जाएगी +ne और ये बॉडी बन जाएगी -ne। ठीक है, इस तरीके इक्वल और अपोजिट चार्ज आएगा, यहाँ मास घटेगा, यहाँ मास बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से बॉडी चार्ज होती है। एक बॉडी और दूसरी बॉडी को चार्ज करने का तरीका, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बॉडी को चार्ज करने का? दूसरा तरीका है बॉडी को चार्ज करने का, क्या बोलते हैं उसको? इंडक्शन एक तो, और एक और है कंडक्शन। दूसरा तरीका क्या है? कंडक्शन। मान लो कोई बॉडी पहले से चार्ज है, उसमें चार्ज है Q। कितना चार्ज है? Q, है ना। और दूसरी बॉडी अनचार्ज है, A बॉडी और B बॉडी। और इन दोनों को, ये दोनों मेटल बॉडी होनी चाहिए। कैसी बॉडी होनी चाहिए? मेटल बॉडी। ये दोनों मेटल बॉडी होनी चाहिए। तो क्या होगा? तो होगा ये, हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें किसी कॉपर वायर से, किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? इसका चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा। कितना चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा? ये डिपेंड करेगा इसकी कैपेसिटेंस पर, इस बॉडी के कैपेसिटेंस पर, इस बॉडी के पोटेंशियल पर, इस बॉडी के कैपेसिटेंस पर, इस बॉडी के पोटेंशियल पर वो हम सब कुछ सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में। अभी मैं इतना बता सकता हूँ, अगर इस बॉडी, दोनों मेटल बॉडी है, सेम मेटल की बनी है, सेम तरह की बॉडी है, दोनों का रेडियस अगर बराबर है, या रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 है, तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, कैसे ट्रांसफर होगा? तो आप ऐसे समझो, मान लो इस पे शुरुआत में चार्ज था Q1 और इस पे कितना चार्ज था? Q2। शुरुआत में कितना चार्ज था? अभी कनेक्ट नहीं करे, कितना चार्ज था इस पे? Q1 और इस पे चार्ज था Q2। अब दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो इस पे आ गया चार्ज Q1 डैश, एक्स्ट्रा अलग चार्ज आ गया, और इस पे कितना आ गया? Q2 डैश। और Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन ये है कि दोनों बॉडी बिल्कुल सेम तरह की बॉडी है ना, बस उनका रेडियस अलग है, मतलब दोनों स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए। दोनों कैसी बॉडी होनी चाहिए? स्फेरिकल। दोनों मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए। तो Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी? Q1 डैश की वैल्यू होगी
जो टोटल चार्ज पहले था वो लो, कितना टोटल चार्ज था पहले, Q1 plus Q2 Q1 प्लस Q2, ठीक है, इनटू इस वाले बॉडी पे चार्ज निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे R1 अपॉन Q1 और टोटल रेडियस R1 प्लस R2 ये हो जाएगा टोटल चार्ज इस बॉडी पे आफ्टर कनेक्टिंग। और इस पे कितना आ जाएगा चार्ज, इस पे Q2 minus Q1 प्लस plus Q2 टोटल चार्ज शुरुआत में जो था, और इसकी रेडियस कितनी है R2 R1 plus R1 प्लस R2 इस तरीके से बॉडीज में चार्ज आता है, ठीक है। अगर ये बॉडी न्यूट्रल होती तो Q2 की वैल्यू कितनी होती, जीरो। Q2 की वैल्यू जीरो होती तो यहाँ जीरो आ जाता, Q1 प्लस जीरो, तो उस हिसाब से क्या हम फिर भी निकाल लेते हैं इस पे कितना चार्ज आता और इस पे कितना चार्ज आता, हाँ ठीक है। और अगर दोनों की रेडियस सेम होती, दोनों की रेडियस सेम होती तो क्या होता चार्ज इसका, तो ऐसा होता चार्ज इसका Q1 और Q2 है ना, Q1 प्लस Q2 निकलता टोटल चार्ज और उसका आधा चार्ज इसमें आ जाता, आधा चार्ज इसमें आ जाता। इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता, या फिर एक न्यूट्रल बॉडी पे भी चार्ज आ जाता। और कहाँ से आ जाता चार्ज, किसी चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी से चार्ज है और ये न्यूट्रल है। तो अच्छा, अगर ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी न्यूट्रल है और हम बॉडी को चार्ज किसकी हेल्प से कर रहे हैं, कंडक्शन की हेल्प, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसमें कंडीशन क्या क्या है, जैसे पिछले वाले में क्या था, एक बॉडी दूसरी बॉडी दोनों को हमने रब करके चार्ज किया था, तो एक बॉडी पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया था दूसरी बॉडी पर उतना ही नेगेटिव negative चार्ज आया था, ये था, है ना, ये था, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, और एक पे पॉजिटिव आया एक पे नेगेटिव, यहाँ पर क्या होगा, सेम टाइप का चार्ज ट्रांसफर होगा। अगर ये प्लस का बॉडी प्लस का चार्ज है, यहाँ पर मान लो +2 कूलम चार्ज है और ये न्यूट्रल बॉडी है, ये कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। तो जब ट्रांसफर करेंगे चार्ज तो ये प्लस का है ना, तो यहाँ पे भी किसका चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज है, सेम टाइप ऑफ चार्ज आएगा। कब, जब दूसरी बॉडी न्यूट्रल होगी। बाकी कितना चार्ज आएगा कितना नहीं आएगा वो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। एग्जांपल जैसे एग्जांपल लो, एक सही सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये इस बॉडी पे चार्ज है 5 कूलम का, इस पे बॉडी पे चार्ज है -10 कूलम का, ठीक है। या फिर इस पे लो 20 कूलम का चार्ज, इस पे -10 कूलम का चार्ज। इसकी रेडियस है मान लो R1 2r, 2r R1 और इसकी रेडियस है, अच्छा ऐसे लो, इसकी 3r है, उसकी 2r R2, इसकी रेडियस 3r और इसकी रेडियस 2r। इस पे चार्ज कितना 20 कूलम, इस पे कितना -10। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज विदाउट बिफोर कनेक्टिंग 10 कूलम 20 -10 कितना हो जाएगा 10 बिफोर कनेक्टिंग चार्ज है। आफ्टर कनेक्शन क्या होगा, जैसे हम इनको कनेक्ट करेंगे तो इस पे चार्ज आएगा Q1 डैश, कितना चार्ज आएगा इस पे Q1 डैश बताया था अभी, Q1 डैश चार्ज है। और Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज है 10 कूलम। फिर क्या करेंगे, इसकी रेडियस, रेडियस इसकी रेडियस 3r डिवाइड बाय दोनों की रेडियस दोनों का प्लस कर देंगे 5r। समझ आ रहा है, कितना हो जाएगा 6 तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा फाइनली 6 कूलम। इस पे अब आ जाएगा फाइनली 6 कूलम। और दूसरे वाले पे बताओ, टोटल चार्ज 10, अब 2 कितनी रेडियस 2r, टोटल रेडियस 5r, बोलो 4 कितना आ जाएगा 4 कूलम, कितना आ जाएगा 4 कूलम। इस तरीके से हम चार्ज निकाल सकते हैं अगर दो बॉडी को कनेक्ट किया गया है। दोनों ही मेटेलिक बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों स्फेरिकल बॉडीज होनी चाहिए, और रेडियस अलग अलग हो सकता है तो चल सकता है, कोई अगर दिक्कत रेडियस सेम हो तो नहीं। रेडियस सेम हो तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर तो यहाँ फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फिर अगर मान लो ये रेडियस बराबर होती तो आधा आधा चार्ज हो जाता, नहीं तो सीधा होता, नहीं तो इससे भी हो जाएगा। क्या होगा 10 कूलम है ना टोटल, तो 5 कूलम इस पे जाएगा, 5 कूलम इस पे जाएगा। रेडियस से वैसे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या कहता है, इसका रेडियस लिखो, 3 मैंने दोनों का रेडियस सेम कर दिया ना, ले लिया। इसका रेडियस लिखो और डिवाइड बाय फिक्स दूसरे का रेडियस ले लो, दोनों रेडियस का सम सम कितना है 2r, 2r r से r कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 5 कूलम इस पे आएगा, 5 कूलम। अच्छा, अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आता हूँ। शुरुआत में कितना था 20 कूलम और इस पे -10 कूलम। टोटल चार्ज कितना हो गया 10 कूलम 10 कूलम
अब कितना है इस पे 6 6 कूलम। और इस पे कितना है 4 कूलम। अब टोटल कितना हो गया 10 कूलम। 10 कूलम। तो पहले भी 10 कूलम था, अभी भी 10 कूलम ही है, बस चार्ज इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ से वहाँ गया चार्ज है, वहाँ से यहाँ आया चार्ज, चार्ज कहीं और नहीं चला गया। तो मतलब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है क्योंकि हमने दो बॉडीज को कनेक्ट किया है। तो इन दोनों बॉडीज के बीच में इंटरेक्शन हुआ है चार्जेस का। तो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया। बाकी ओवरऑल चार्ज क्या है कंजर्व्ड। चार्जेस क्या होते हैं कंजर्व्ड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कहीं से गायब हो जाएगा चार्ज, हो जाते हैं वैसे। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को मिलाते हैं तो एनिलेशन होता है, इसे प्रोसेस होता है एनिलेशन ऑफ चार्ज। इसमें दो गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, वो सब हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझ रहे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अभी तो हमने पहले क्या पढ़ा, किसी बॉडी पर चार्ज आता कैसे। पहला तरीका क्या था, रब करके रब करके। रब करते हैं तो क्या आता है, एक पे बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव। एक पे आता है प्लस एनी, दूसरे पे आता है माइनस माइनस any। एनी। प्लस एनी किस पे आता है, पॉजिटिव वाले पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं निकल जाते हैं वो आता है प्लस, और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है वो वो माइनस माइनस का चार्ज। ठीक है, अच्छा, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसका मास घट जाता घट है जाता है। थोड़ा सा, बहुत कम, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसमें मास बढ़ जाता थोड़ा सा है। बढ़ जाए। एक पे पॉजिटिव आता है, दूसरे पे नेगेटिव। क्या इक्वल चार्जेस आते हैं दोनों हाँ। में, जितना इस पे पॉजिटिव उतना ही उस पे नेगेटिव। ठीक है, ये सब तरीका था चार्ज करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था, कंडक्शन। एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, तो कैसे करेंगे, दोनों को कनेक्ट कर देंगे। बट कंडीशन ये है, दोनों कैसी होनी चाहिए, मेटेलिक Metallic बॉडी। body। हमारे केस में स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए। मेटेलिक बॉडी इसलिए क्योंकि कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन का मतलब अच्छा, शेप भी सेम होनी चाहिए। शेप भी शेप होनी चाहिए। मतलब अगर आप अननोन शेप किसी के लिए निकालना चाह रहे हो तो मैंने कहा ना सेकंड चैप्टर में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ हम पूरा बताएंगे कि कैसे कौन सी शेप के लिए क्या होगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, कैसी बॉडी होनी चाहिए, स्फेरिकल। स्फेरिकल। वहाँ पे कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सब देखना पड़ता है। अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा ही नहीं है, वो तो सेकंड चैप्टर में है। तो यहाँ पर क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे वो सब चीज़ का ध्यान रख के हमने माना कि यहाँ पर दो मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए। दोनों कैसी बॉडी होनी चाहिए, Metallic। मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए। अगर दोनों को हमने कनेक्ट करा, और दोनों कैसे होनी चाहिए, स्फेरिकल और मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए। चार्ज तो एक अगर चार्ज है, दूसरा अनचार्ज है, तो चार्ज इसका ट्रांसफर हो जाएगा। अगर दोनों की रेडियस सेम है तो इक्वल चार्ज आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। और दोनों की रेडियस नहीं है तो ये फॉर्मूले से चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो बॉडी को क्या करा जाता है, चार्ज किया जाता है। ठीक है, चार्ज करने का ये मेथड है। अब आते हैं थोड़े सा चार्जेस की प्रॉपर्टीज पर, थोड़ी चार्जेस की प्रॉपर्टीज। Properties। चार्जेस की प्रॉपर्टी क्या क्या है, सबसे पहला तो ये जो भी अभी हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेन दो ही प्रॉपर्टी, दो तीन प्रॉपर्टी, एडिशन वेडिशन तो समझ ही जाते हैं बच्चे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या प्रॉपर्टी है, मान लो इस दो बॉडीज हैं, इस पे चार्ज है 2 कूलम, इस पे चार्ज है 3 कूलम, ठीक है, या फिर इसको मैं हटाऊंगा 2 कूलम। आइसोलेटेड बॉडी है, मतलब इसके आसपास कोई बॉडी नहीं है, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, किसी के साथ ना रब हो रहा है, ना फिर कंडक्शन हो रहा है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है इसके साथ, इसके आसपास कुछ नहीं है। तो ये 2 कूलम चार्ज इसके पास ऐसे ही रहेंगे हमेशा के लिए, एज इट इज। इसका ना तो 2 कूलम चार्ज कम होंगे ना ही जो बढ़ेगा। तो ये होता है कंजर्व है चार्ज इसके पास, कंजर्व। अगर मैं 2 बॉडी इसका सिस्टम ले लूँ, एक पे 2 कूलम चार्ज, एक पे 3 3 कूलम चार्ज, तो क्या टोटल चार्ज कितना है, 5 अब ये 5 कूलम। और मान लो ये आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये पूरा सिस्टम आइसोलेटेड है। तो टोटल चार्ज क्या रहेगा यहाँ पर, 5 5 कूलम कंजर्व रहेगा। ऐसा हो सकता है कि 1 कूलम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे 4 कूलम आ जाए, तो अभी 5 कूलम, या ऐसा हो जाए इस पे 0 कूलम आ जाए, इस पे 5 कूलम आ जाए, लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा, 5 कूलम। हाँ 5 कूलम, जितना था उतना ही रहेगा। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो कि आइसोलेटेड सिस्टम ही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि कोई और सिस्टम आ गया तो वहाँ चला जाएगा चार्ज। मान लो कोई और बॉडी आ गई सिस्टम के बाहर से, तो उस पर चला जाएगा चार्ज। फिर हम कह देंगे इन तीनों का चार्ज कंजर्व है ना। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन, एक बॉडी, दूसरी बॉडी, तीसरी बॉडी, इस पर चार्ज है 2 कूलम, इस पर चार्ज है 3 कूलम, इस पर चार्ज है -1 कूलम। दोनों को कर दिया रब, दोनों को क्या कर दिया रब, मतलब ऐसे शेक करा तो आपस में टकराएंगे
आपस में रबिंग होगी, कहीं कंडक्शन होगा, तो क्या होगा, चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। इस बॉडी पे आ गया मान लो 3 कूलम चार्ज, इस बॉडी पे आ गया मान लो 4 कूलम चार्ज, इस बॉडी पे बताओ कितना चार्ज आ जाएगा, इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा, तो कैसे निकालेंगे, अरे बताओ कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी कितना आ जाए? टोटल चार्ज कितना है, 3 5 और एक 4 चार कूलम हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, चार, 4 3 सात। 7, यहाँ पे 4 होना चाहिए, हाँ। तो इस पे कितना है? -4 -3 कूलम, कूलम। -3 कूलम चार्ज आएगा। तो अभी भी 4 कूलम था पहले भी, अभी भी कितना चार, है? 4 कूलम चार्ज है। तो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इससे पहले वाली प्रॉपर्टी क्या है, एक और प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी वो क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज। ये क्या प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ये है, मान लो कोई बॉडी है, उसमें मैंने पहले बताया था, उसमें इलेक्ट्रॉन चार्जेस बनते कैसे, इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन जाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो कितना चार्ज आता है इसके ऊपर, प्लस एन प्लस ई, हाँ, एक plus इलेक्ट्रॉन E, जाता एक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो +2 और n इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्लस एन। ये है, ये है प्लस एन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल, n की वैल्यू क्या है, या तो 1 है, 2 है, 3 है, ऐसी तो होगी चार्ज। तो मतलब चार्ज या तो आपको 1e मिलेगा या 2e मिलेगा या 3e मिलेगा एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलेगा चार्ज। आपको क्या 1.5e मिल सकता है नहीं मिल सकता। या 2.2e चार्ज मिल सकता है, नहीं मिल सकता। तो चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, यानी इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज है उसके मल्टीपल्स में मिलेगा चार्ज। इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है, ई, उसके मल्टीपल्स में चार्ज मिलेगा, या तो ई मिलेगा या 2e मिलेगा या 3e मिलेगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज होता है 1.6 × -19 कूलम, या तो इतना चार्ज मिलेगा, या फिर इसका दुगना कितना 3.2 × -19 कूलम ये चार्ज मिलेगा, या फिर इसका तिगना 4.8 × मतलब इसके मल्टीपल्स में चार्ज मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल्स में चार्ज मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कुछ नहीं है। क्या हमें चार्ज ऐसा मिल सकता है 2.0 × 10⁻19 कूलम, देखो हाँ। 1.6 और 3.2 के बीच में है ये, नहीं क्या मिल सकता है चार्ज, नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि ये वाला है, तुम ऐसे समझो E, और ये वाला क्या कितना चार्ज है 2E, ये कुछ इसके बीच में है, ये कुछ इसके बीच में है ना। अगर मैं इसको बोलूँ 2.4 तो मेरे हिसाब से लगभग 1.5 ही है, 1.5 ही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब फिर से एक क्वेश्चन आता है, क्या फ्रैक्शन में चार्ज पॉसिबल है, क्या चार्ज फ्रैक्शन में पॉसिबल है। एक्चुअली में कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ होती है कि 1 ही है, 2 ही है, 1.5 ही नहीं है। अरे 1 ही चार्ज आता है, 2 ही चार्ज आता है, पर 1.5 ही चार्ज नहीं आता। तो इससे कंफ्यूजन होती है कि ये समझते हैं कि चार्ज फ्रैक्शन में मौजूद नहीं होता, पर क्वेश्चन ये क्या चार्ज फ्रैक्शन मौजूद होता है, बताओ, होता है नहीं होता, होता है, चार्ज फ्रैक्शन में मौजूद होता है। दिख रहा है ये किस में, फ्रैक्शन में तो है, ये किस में, फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन, ये वाला पॉसिबल नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल के रूप में नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज फ्रैक्शन में ही है, बस ये है कि कोई फ्रैक्शन वो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उसमें फ्रैक्शन में, बट वो मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में नहीं हाँ, होगा। मतलब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में नहीं होता। हाँ वेरी गुड। जैसे इसका 1.6 है, 2 से मल्टीप्लाई करो अगला फ्रैक्शन आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई अगला फ्रैक्शन आ जाएगा। तो चार्जेस फ्रैक्शन में मौजूद होते हैं, पर ऐसा नहीं मिलेगा। ई अगर तुम्हें ई के रूप में मिले ना चार्ज, जैसे तुम्हारे समझने के लिए बात करूँ, ई के रूप में मिले 2e 3e 4e तो पॉसिबल है। मतलब ऐसा मिल जाए 2.5e तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब ऐसे मिल जाए 1.6 × 10⁻19 तो यहाँ पर फ्रैक्शन में पॉसिबल है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था इसी का, इस प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी को मिला के क्वेश्चन आया था। कौन सी प्रॉपर्टी को मिला के, क्वांटाइजेशन को और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को मिला के क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, ये था कि मतलब 2 बॉडीज 3 बॉडीज हैं, या 2 बॉडीज ले लो ऐसे, मैं थोड़ा एग्जांपल, इस पे है चार्ज मान लो 2 कूलम, ठीक है, इस पे है 3 कूलम, ऐसे ऐसे लो, हाँ 2 कूलम 3 कूलम, ठीक है। शेक करा इनको, तो इस पे चार्ज और इस पे चार्ज, क्या क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन
1 कूलम 4 कूलम जैसे एक ऑप्शन था 1 कूलम 4 कूलम, 0 कूलम ठीक है। 5 कूलम दूसरा था ऑप्शन कि भाई 0 कूलम 5 कूलम 0 कूलम 5 कूलम, ऐसे 4 ऑप्शन आ सकते हैं, 0 हम्म। कूलम 5 कूलम, या तीसरा ऑप्शन आ सकता है -2 कूलम +2 कूलम, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन कुछ ऐसे था, कैसे था, इसको ऐसा बनाओ, इस पे चार्ज है 2e और इस पे चार्ज है 3e, तो इस पे क्या हो जाएगा 1e 4e, 4 इस पे चार्ज Zero. गुलाम में नहीं दे रखा, e के फॉर्म में दे रखा है, 0e या फिर इसको देखो 3e, हाँ 5e ले लो, इसको ले लो -2e और +2e, माइनस और प्लस दोनों में हो सकता है e, ये हो गया, ठीक है। अच्छा एक था 1.5e, एक था 1.5e, 5 3 और 2 5, ओके 3 और 2 5 कितना बनेगा 2.5 ढाई 3 4, अच्छा 5 तो 3.5 3.5 तो ऐसे था। अब क्वेश्चन में ये दोनों तो कट ही गए, ध्यान से देखो तो 5 और 3 8, 8 तो हो ही नहीं सकता हो ही नहीं क्योंकि सकता। शुरुआत में 5 था, 5 और ये कितना है 0, Zero, ये तो ये हट भी गया, नहीं हो इसमें तो सकता। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आए दो क्वेश्चन, एक आया 4 + 1 5e और ये भी कितना है 5e, ये हो सकता है, और इसको अगर प्लस करें तो 3.5 और 1.5 5e, ये भी कितना आ रहा है 5e, ये भी हो सकता है। पर अगर तुमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो उसमें कहता है साफ साफ कि 1.5e और 3.5e पॉसिबल नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ डाल दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा चार्ज आएगा ये वाला चार्ज मिक्स करके दे दिया क्वेश्चन, ठीक है। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी को मिक्स करके क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है ऐसा। अब एक और पॉइंट है कि आपको पता होना चाहिए, रिलेटिविस्टिक थोड़ा सा बताता हूँ मैं। कोई भी m मास की बॉडी है, कोई भी m मास की बॉडी है, अगर उसको बहुत ज़्यादा स्पीड से दौड़ा दिया जाए, मतलब उसकी स्पीड लगभग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेयर में पहुंच जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, अगर m मास की बॉडी रेस्ट पर है तो उसको बोल देते हैं रेस्ट मास। कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको हम क्या बोल देते हैं Rest mass। रेस्ट मास। उसी बॉडी को दौड़ा दिया कितनी स्पीड से v स्पीड से, तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया कि उसका मास इंक्रीज हो जाता है, उसका मास बढ़ जाता है, उसका मास हो जाता है m बराबर, जो रेस्ट मास है उसका वो m0 डिवाइड बाय √1 माइनस v²/c²। इस फॉर्मूले के हिसाब से उसका मास चेंज हो रहा है। ये किसका मास है बॉडी का दौड़ती हुई बॉडी का, हाँ। रनिंग बॉडी का, जिस जो कितनी स्पीड से दौड़ रही है v लाइट की स्पीड से लाइट के कंपेरेटिव, लाइट की स्पीड पर नहीं पहुंच सकते, पर लाइट की स्पीड का कंपेरेटिवली Approximately। हाँ उससे थोड़ी सी कम, उतनी स्पीड से दौड़ रही है। दूसरा मास किसका है Rest इसी body बॉडी का मास है जब वो रेस्ट rest पर पर जब वो रेस्ट पर और v इज द कितनी स्पीड से कितनी दौड़ speed रही से दौड़ है, रही c इज द Speed स्पीड of ऑफ light। लाइट, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका मास निकलता है दौड़ती हुई बॉडी का। तो ये आप जब सॉल्व करोगे इसको तो आप देखोगे कि m की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे स्पीड इसकी गेन होती है, स्पीड बढ़ती है, तो m की वैल्यू क्या हो जाती है Increase। इंक्रीज हो जाती है। लेकिन इसको बोलते हैं कि मास की जो मास है बॉडी का वो वेरिएबल है विद रिस्पेक्ट टू स्पीड। लेकिन चार्ज, मान लो m बॉडी है, कोई बॉडी है उसका मास है m और उस पर चार्ज है q, हो सकता है जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 9.1 इन 10 to power minus 31 9.1 into 10 to power 31 kg minus 31 kg, इतना मास है। और चार्ज कितना है -1.6 into 10 to power minus 19 माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, इतना चार्ज है। तो कोई बॉडी है जिसमें मास भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। इसको ये रेस्ट पर है शुरुआत में, तो मास m0 और चार्ज है q0 बोल देते हैं ऐसे। जब ये बॉडी दौड़ेगी ना, जब ये बॉडी दौड़ेगी तो इसका मास m0 ना होकर कुछ m हो जाएगा, मास चेंज हो जाएगा। किस फॉर्मूले से चेंज होगा इस वाले फॉर्मूले से, पर चार्ज उसका सेम रहेगा। बस चार्ज उसका क्या रहेगा सेम रहेगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। कितना चार्ज था पहले q और बाद q0 बोल दो, तो बाद में भी कितना रहेगा q0। तो कहते हैं कि मास वेरी विद स्पीड, मतलब मास वेरी करता है जब स्पीड आती है बॉडी इसमें में। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के रेफरेंस में मास चेंज हुआ है, स्पीड के रेफरेंस में चेंज हुआ है। इसमें हाँ इलेक्ट्रॉन वगैरह, हाँ बिल्कुल
तुम कह रहे हो इलेक्ट्रॉन का अपना खुद का मास है, एटम का अपना मास हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का मास हो जाएगा, और ऐसे करोड़ों एटम हैं, उन सब का मास आ जाएगा, तो बॉडी का मास बनता है उससे, उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ, स्पीड के रिस्पेक्ट बढ़ती कैसे है फिर? वो रिलेटिव हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, हम किस पे रहते हैं, स्टिक रहते हैं, अपने सिलेबस पे स्टिक रहते हैं, ठीक है, वो मैं बाद में कभी बता दूँगा। तो इसका मास बढ़ा और चार्ज क्या रहा, सेम रहा। तो एक टॉपिक आता है हमारा, वो क्वेश्चन पूछते हैं, एक टॉपिक बताते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बताते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? इसमें चार्ज होता है कितना चार्ज है डिवाइड बाय मास। किसी बॉडी का, किसी बॉडी के पास चार्ज भी होता है और किसी बॉडी पे मास भी होता है। तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आता है कि अगर हम किसी बॉडी को दौड़ा दें तो उसका स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? सेम रहेगा। स्पेसिफिक चार्ज, मान लो रेस्ट मास, रेस्ट बॉडी का स्पेसिफिक चार्ज है ये qm0, और बॉडी को दौड़ा दिया तो इसका स्पेसिफिक चार्ज बढ़ेगा या घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज? बताओ। डिक्रीज। डिक्रीज होएगा, डिक्रीज। जब बॉडी दौड़ेगी तो क्या ऊपर का चार्ज, उस बॉडी का चार्ज चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा, अरे चार्ज तो अभी बताया ना, चार्ज तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा। चार्ज थोड़ी बदलेगा, क्या बदलेगा? मास मास बदलेगा। मास क्या हो, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब दौड़ती है बॉडी तो मास बढ़ता है, मास तो बढ़ेगा। हाँ। चार्ज सेम, चार्ज सेम रहेगा। चार्ज सेम रहेगा, मास मास बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ओवरऑल क्या होगा? घटेगा। घटेगा। ये वाली चीज सेम रहेगी, ये वाली चीज मास बढ़ेगी, बढ़ेगा। तो नीचे वाली संख्या जब बढ़ेगी तो ओवरऑल संख्या क्या होगी? घटेगी। घटेगी। यस, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज। डिक्रीज होगा। होगा व्हेन बॉडी रन या Run. बॉडी मूव। बॉडी जब मूव करेगी अच्छी खासी स्पीड से तो उसका स्पेसिफिक चार्ज घटेगा, और जब रेस्ट पर है तो स्पेसिफिक q/m है, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो q/m, m बढ़ गया तो पूरा स्पेसिफिक चार्ज घट गया, ठीक है, ये होगा। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? अभी तक पढ़ा सबसे पहले कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है, कौन कौन से तरीके से? रब करने से, कंडक्शन और conduction से। इंडक्शन से। कंडक्शन से और रब करने से। इंडक्शन अभी छोड़ दिया। और फिर पढ़ा हमने दो प्रॉपर्टीज, क्या क्या पढ़ी प्रॉपर्टी? Quantization और conservation। Conservation of मेन charge। प्रॉपर्टीज है। तीसरा पढ़ा हमने कि मास Speed वेरी से। करती है, स्पीड मास बढ़ाते हैं, मतलब स्पीड बढ़ाते हैं तो बॉडी का Mass मास vary वेरी करता है करता है। according चार्ज to चेंज this नहीं formula। होता है। और चार्ज सेम रहता है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाता है? घट Decrease हो जाता जाता है। है। मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। Decrease। इतना पढ़ा है। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि कोई बॉडी चार्ज कैसे होती है और उनकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करें बताओ? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। मतलब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब बॉडी पे चार्ज आ गया, अब बॉडी पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। चार्ज आ गया। अच्छा एक चीज और, जब हमने चार्ज किया था बॉडी को, कौन सी बॉडी इसको चार्ज किया था? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया था, प्लस एन आया था, माइनस एन आया था। और फिर हमने कंडक्शन से चार्ज किया था। कंडक्शन वाले में बॉडी कैसे होनी चाहिए? मेटालिक। मेटालिक बॉडी होनी लेकिन चाहिए। न्यूट्रल वाले में, जो पहला वाला हमने किया था रबिंग वाला, उसमें बॉडी कैसे होनी चाहिए? उसमें आपकी बॉडी होनी चाहिए इंसुलेटर, इंसुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए, ठीक है। वो इंसुलेटर के लिए काम करता है। और जो कंडक्शन वाला किसके लिए काम करता है? जो metal body, मेटल बॉडी metal body। जैसे कंडक्शन वाले में वो बायोमेट्रिक्स रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा या फिर किसमें? मेटेलिक वाले में, सेकंड वाले में? मेटेलिक वाले का हमें जैसे दो बॉडीज को हमें आपस में इंटरेक्ट कराना है, तो वो दोनों बॉडीज ही इंटरेक्ट करनी चाहिए, उसके आसपास तो कुछ नहीं होना चाहिए। मान लो ये मेटेलिक बॉडी, आइसोलेटेड सिस्टम होना हाँ चाहिए। आइसोलेटेड, मान लो मेटेलिक बॉडी है और ये दूसरी मेटेलिक बॉडी है, इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन होना चाहिए। अब इन दोनों को मैं टच भी नहीं कर सकता, टच करूंगा तो मेरे अंदर से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, इसको भी टच नहीं कर सकता मेरे अंदर से। तो इसलिए दोनों बॉडीज को कैसे करते हैं? Isolate। इनको उस पे स्टैंड पे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखते हैं दोनों को, फिर दोनों पे टच वगैरह या जैसे कंडक्शन वगैरह कराना है वो करते हैं। तो ये होता है किसमें, किसमें होता है ये? मेटालिक बॉडी। मेटेलिक मेटेलिक बॉडीज में ऐसा होता है इस तरीके से। इंसुलेटर्स में ये होता है, मान लो यहाँ पर रब किया हमने तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर चार्ज आएगा तो इसी लोकेशन पर ही चार्ज रहेगा और कहीं चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि इंसुलेटर है, इंसुलेटर चार्ज। लेकिन अगर मेटेलिक बॉडी पे यहाँ चार्ज आया वो ट्रांसफर तो पूरी body पर ट्रांसफर हो जाएगा। पूरी बॉडी पे ट्रांसफर ट्रांसफर हो हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मेन। अब हमें पता है दो बॉडीज हमारी हो गई चार्ज, एक ए बॉडी और दूसरी बी बॉडी, ए बॉडी और बी बॉडी। ये इस पे मान लो है चार्ज प्लस क्यू और इस पे चार्ज है प्लस Q1 और इस पे चार्ज है प्लस Q2, ठीक है।
अभी आपस में क्या लगाते हैं एक दूसरे पर? फोर्स लगाते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पर क्या करेंगे? रिपेल रिपेल। और नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट रिपेल। रिपेल ही करेंगे। नेगेटिव 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 रिपेल करेंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेंगे। तो कितना फोर्स लगाएंगे वो हमें निकालना। कितना फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया? कूलम्ब्स ने बताया कि 2 पॉइंट चार्ज बॉडी होनी चाहिए। कैसी बॉडी होनी चाहिए? पॉइंट चार्ज बॉडी। एक पॉइंट चार्ज बॉडी Q1, दूसरी पॉइंट चार्ज Q2 बॉडी Q2, दोनों के बीच की दूरी है R। और दो वो बताया उसने। एक तो कहा था कि पॉइंट चार्ज बॉडी होनी चाहिए, दूसरा कहा था बॉडी हो तो स्फेरिकल भी हो सकती है, कोई बात नहीं, स्फेरिकल बॉडी हो Q1, दूसरी Q2, तो उनके सेंटर से सेंटर इतना डिस्टेंस हमें क्या मानना है? R। लेकिन उसने कहा कि जो स्फेरिकल बॉडी हो ना उसका रेडियस, जो स्फेरिकल बॉडी है उसका रेडियस Radius। इस कैपिटल R के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए। मतलब बहुत छोटी छोटी स्फेरिकल बॉडी हो Point charge। ताकि हम इनको पॉइंट चार्ज मान सके, कंसीडर कर सके। लगभग 0.4 हो गया। हाँ, तो ये दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई। तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज। अब उसने क्या था Q1 चार्ज Q2 चार्ज में कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे, हमें पता है। तो कितने फोर्स से रिपेल करेंगे? ये वाला इसको रिपेल करेगी किस तरफ? इधर की रिपेल तरफ करेंगे तो इस तरफ इस करेंगे, तरफ। फिर तो इस Away। पर लगेगा फोर्स इस तरफ F। हम्म। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस पे, इसके वजह से किस तरफ लगेगा? 1 पे इस वन पे, किस तरफ? इस Away। तरफ। अवे क्या लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 2। ठीक है, इसको मैं वेक्टर पे लिख सकता हूँ। हम्म इसका मैग्नीट्यूड कितना? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q2 चार्ज पे कितना फोर्स लगा Q1 के वजह से? कितना आएगा? इसका आता है फॉर्मूला, एक कांस्टेंट आता है K, एक कांस्टेंट आता है K। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने Q1 और Q2 को कहाँ रखा है, किस मीडियम में रखा है, इस बात पर डिपेंड करता है कांस्टेंट कांस्टेंट K। के वो मीडियम बदलने से बदलता है। अगर मीडियम सेम है, एयर का मीडियम है, तो ये वही रहेगा। मतलब मीडियम बदलने से बदलता है। ये किस पर डिपेंड करता है? मीडियम पर। फिर आता है इन दोनों का प्रोडक्ट, चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 और Q2 डिवाइड बाय इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स कितना आया? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगा किस पर? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस चार्ज पर, इसके वजह से। अच्छा, इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? इसको बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, वो भी इतना ही फोर्स लगेगा सेम, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतना ही फोर्स इस पे लगेगा, उतना ही फोर्स इस पे लगेगा। लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है? इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है? इस तरफ। और इस पे किस तरफ लग रहा है? इस तरफ। क्या इक्वल और अपोजिट फोर्स है? कैसे फोर्स हैं? इक्वल एंड opposite अपोजिट फोर्सेस होते हैं ये। किस कंडीशन में? हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम चैप्टर कब क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जहाँ पर हम मानते हैं कि चार्जेस रेस्ट पर हैं, चार्जेस मूव नहीं कर रहे, बहुत पहले से भी मूव नहीं कर रहे थे, यहीं पर थे दोनों चार्जेस। ऐसी कंडीशन है तो ये इक्वल और अपोजिट फोर्सेस होंगे। ठीक है, कौन सी कंडीशन में? पूरा चैप्टर में यही कंडीशन हमेशा रहेगी। रेस्ट पे फिर मोशन में कैसे बताओगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी नहीं, वो अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये कंडीशन Rest तभी पर। सेटिस्फाई रहेगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन रहेगी। ठीक है, मान लो दौड़ा दिया मतलब किसी और उसमें, तो फिर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो इसको छोड़ो। तो मतलब दोनों चार्जेस पे फोर्स आ गया। कितना आया? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पे भी कितना है? ये दोनों फोर्सेस सेम है हाँ मैग्नीट्यूड वाइज। सेम तो इस पे भी फोर्स कितना? F। इस पे फोर्स कितना? F। दोनों फोर्स F। बस डायरेक्शन क्या है? अपोजिट Opposite। direction। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या 3 क्वेश्चन पूछे। इस पे फोर्स बताओ तो क्या निकाल लोगे? K Q1। इस पे फोर्स बताओ क्या निकाल लोगे? तीसरा पूछा था इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है? यही है, यही F है। ठीक है, तो 3 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। इन दोनों, इस पे फोर्स बताओ, दूसरा इस पे फोर्स बताओ, और इन दोनों के बीच में फोर्स बताओ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं F12 इक्वल टू F21। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, एरो नहीं लगा रहा, हाँ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो F12 F21 इज इक्वल टू इन बिटवीन द फोर्स F। ये तीनों बराबर हैं। ये क्या है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये क्या है?
फोर्स दोनों के बीच की बीच की जो फोर्स force इन है। बिटवीन द Between. चार्जेस F1 और F2 के बीच का फोर्स, तो तीनों क्या रहेंगे? Equal. सेम रहेंगे, ठीक है। ये आता है। अब इसमें आगे आगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? इसमें आगे क्वेश्चंस कई तरह से बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स आया, ये क्या है? फोर्स आया है। अगर एक चार्ज की वैल्यू को बढ़ा दे तो फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? चार्ज की फोर्स भी बढ़ जाएगा। फोर्स भी बढ़ जाएगा। अगर चार्ज को मैं डबल कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। इस चार्ज को डबल कर दूं तो फोर्स तो भी डबल हो डबल हो जाएगा। जाएगा। दोनों चार्जेस को डबल कर दूं तो तो फोर टाइम्स हो जाएगा। ये 2 टाइम्स बढ़ाएगा, ये 2 टाइम्स बढ़ाएगा तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। इस तरह directly क्वेश्चन आएगा, proportional। है ना? पूछा जाएगा कि Q1 और Q2 के बीच में फोर्स है, अगर Q1 को डबल कर दे तो फोर्स कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। Q1 Q2 के बीच में फोर्स है, Q2 डबल कर दे तो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल डबल ही हो जाएगा। डबल का मतलब ऐसा नहीं, इस पे भी डबल हो जाएगा और इस पे भी डबल हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो हमेशा बराबर होते हैं, ये वाला और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। अच्छा, तीसरा, दोनों को डबल कर दे तो 4 गुना 4 times हो 4 जाएगा। टाइम्स हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा दे तो, डिस्टेंस डबल कर दे तो 4 टाइम्स घट जाएगा। घट जाएगा। डिस्टेंस डबल कर दे तो ये देख लो, डिस्टेंस का इनवर्स है, प्रोपोर्शनल Inverse है। डिस्टेंस relation। बढ़ाने से फोर्स घट जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से और ये फोर्स square है। घटेगा। तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर Square। स्क्वायर से घटेगा। दो चार्जेस हैं, दूर ले जाएं तो फोर्स घटेगा, पास ले आए तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो दूर ले जाने से क्या होगा? घटता है। घटता है, और पास ले जाने से बढ़ता है। तो अगर r को डबल कर दें तो डबल का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स 4 टाइम्स हो जाएगा डिक्रीज। डिक्रीज। अच्छा, और अगर इसको पास कर दे, मतलब पास ले आए या डिस्टेंस को आधा कर दे तो क्या होगा? पास बढ़ जाएगा। बढ़ बढ़ जाएगा। बढ़ कितना जाएगा। बढ़ेगा? 2 टाइम्स। ऐसा होगा, जैसे पास लिया है r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ r/2 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ऊपर ले जाएंगे 4 को, है ना? हाँ, मैथ्स के आ जाएगा, हाँ। 4 तो 4 times 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर मैथ्स करूँ, ध्यान सुनना, ये चार्ज डबल कर दूं, ये चार्ज डबल कर दूं और r डबल कर दूं तो क्या होगा? Same रहेगा। सेम रहेगा। ध्यान से सुनो, ये चार्ज डबल, ये चार्ज डबल, तो ऊपर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। टाइम्स बढ़ जाएगा। और 2 यहाँ टाइम्स पर बढ़ जाएगा। यहाँ पर 4 टाइम्स 4 टाइम्स घट जाएगा। 4 टाइम्स ऐसा होगा, 2r हो जाएगा, हाँ। 2r का स्क्वायर 4r हो जाएगा। 4R। 4 तो आ जाएगा 4r स्क्वायर। हाँ। और यहाँ पर ये 2 लगा दिया था, यहाँ पे तो 4r हो जाएंगे। जाएगा। तो मतलब चार्जेस को डबल करने से Remains जितना same। फोर्स बढ़ा, r को डबल करने से उतना उतना ही ही कम फोर्स होगा। घट जाएगा। तो इसलिए नेट फोर्स उतना ही same हो रहेगा, इतना ही रहेगा। उल्टा। अच्छा, ये हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ये है। चार्जेस को कर दिया डबल और डिस्टेंस कर दिया आधा, तो क्या होगा? फोर्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स नहीं 2 2 जा 4 4 और ये 16 4 16 गुना हो times। जाएगा। 16 गुना 16 टाइम्स 16 16 टाइम्स 4 हो हो जाएगा। जाएगा। इस तरह से फोर्सेस निकाले जाते हैं। ऐसे 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो। एग्जांपल दे दो इसका इसका किस वाले का? वैल्यू पुट करके ऐसे K Q Q हाँ, ये रखा 2 2 रख दिया हमने, फिर 2 और 2 बाहर आ जाएगा, अरे 2 और 2 बाहर आके 4 हो जाएगा। K Q1 Q2 अपॉन r अपॉन 2 है तो r स्क्वायर अपॉन 4 4 हो जाएगा। 4 ऊपर जाएगा तो 16 16 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो हाँ। जाएगा पुराने वाले से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई कि वेक्टर फॉर्म वाले क्वेश्चन। वेक्टर फॉर्म वाले कैसे क्वेश्चन कि मान लो एक चार्ज ना होके कितने चार्ज हैं? 3 3 4 चार्ज हैं, 4 चार्ज हैं, तो उसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा? बताओ। फोर्स निकालना। मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। क्या इस पे फोर्स लगेगा? लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? इन दोनों की वजह से। Q1 की वजह से भी लगेगा और Q2 की वजह से भी। Q3 की वजह से Q3 पे फोर्स लगेगा, लगेगा। किस-किस की Q1 वजह से? Q1 and Q2 Q2 की वजह से। Q1 पे फोर्स लगेगा, हाँ किस-किस की वजह से? Q2 और Q3 की वजह Q2 और से। Q3 की वजह से। ठीक है। तो हमें निकालना, मान लो इस पे निकालना नेट फोर्स निकालो, या इस पे निकालना नेट फोर्स निकालो, या इस पे निकालना नेट फोर्स निकालो। एक से अधिक फोर्स हो गए अब तो। फोर्स वही कूलम्ब्स लॉ वाला रहेगा। ये नहीं था, ये नहीं था, Q2 नहीं था, तो ये किस पर कितना फोर्स लगा रहा था? कितना लगा रहा था? इस तरफ लगा रहा था, इस इस तरफ। तरफ कितना लगा रहा था? K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। Q2 Q3 हां जो चार्जेस हैं हाँ, Q डिवाइड अपॉन बाय r स्क्वायर। उनके बीच की दूरी r बोल R। देते हैं।
आर का स्क्वायर R3 बोल देता हूँ मैं इसको, है ना, R3 का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चार्ज आ गया, कौन सा? Q1 Q1। क्या Q1 इस पर फोर्स लगा सकता है? हाँ बिल्कुल लगाएगा, Q1 लगाएगा इस पर फोर्स, इस तरफ लगाएगा, हाँ उसी डायरेक्शन इस हो गए तो कितना फोर्स लगाएगा? K Q2 Q1 Q1 अपॉन इस वाले R2 को का R1 बोलते हैं। R1 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो ऐसा कहते हैं Q1 इस पे इतना फोर्स लगा रहा है, Q3 इस पे इतना लगा रहा है। अगर Q3 नहीं होता तो Q1 कितना फोर्स लगाता? इतना ही लगाता। इतना ही लगाता। और Q3 होने के बाद भी क्या Q1 अभी भी इतना ही फोर्स लगाएगा? यस सर Q3 क्यों ना इसको तो जब Q1 यहाँ नहीं था तो Q3 कितना फोर्स लगाया था? K Q2 Q3 अपॉन R3 का R3 स्क्वायर। का स्क्वायर। और Q1 आने के बाद भी कितना ही फोर्स लगाएगा? इतना ही लगाएगा। फोर्स लगाएगा, सेम फोर्स। जब Q3 नहीं था Q1 कितना फोर्स लगाया था? K Q2 Q1 अपॉन R1 R1 का स्क्वायर। और Q3 आने के बाद भी कितना ही फोर्स लगेगा? सेम उतना ही फोर्स लगेगा। मतलब ये कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है या एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो तीसरे चार्ज के होने ना होने पर कोई फर्क इंडिपेंडेंट रहता है। हाँ, इस बात पे फर्क नहीं पड़ता कि तीसरा चार्ज है या नहीं है। समझ आ रही बात? तीसरा चार्ज है या नहीं है, या तीसरा चौथा पांचवा चार्ज है या नहीं है। एक चार्ज दूसरे चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा चाहे बाकी चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर उतना ही फोर्स लगाएगा चाहे ये मौजूद है चाहे नहीं है। दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि एक से अधिक चार्जेस मौजूद हैं, वो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। किसी एक चार्ज पर जो किसी एक चार्ज पर किसी दूसरे मतलब किसी एक चार्ज पर ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, या Q4 वो भी फोर्स लगा रहा है। तो Q1 जितना फोर्स पहले लगा रहा था इन सब चार्जेस के होने से पहले अब इन सब चार्जेस होने के बाद भी उतना ही लगाएगा। Q3 भी इन सब के होने से पहले जितना लगा रहा था उतना ही अब भी लगाएगा। उतना ही लगा। है ना? The force produced by any charge on any one charge on another charge does not depend on the presence or absence of any other charges in the vicinity। मतलब सराउंडिंग में कोई और चार्ज मौजूद है नहीं है उस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। सराउंडिंग में ऐसी कोई और चार्ज है तो फिर जैसे Q3 है वो Q1 पे लग जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सब तो आपस में लगा रहे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे भी लगा रहे हैं, Q1 पे भी लगा रहा है Q3 ये, और Q2 भी लगा रहा है Q1 पे। समझ आ रही है? इस पे भी लगा रहा है Q2, इस पे भी लगा रहा है Q3 पर, और Q1 इस पे भी लगा रहा है। ये आपस में चार्जेस फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इन दोनों मतलब इसके होने के पहले और इसके होने के बाद क्या चार्ज सेम फोर्स। लेकिन इस चार्ज पर मैं नेट फोर्स देखूं, इस चार्ज पर नेट फोर्स देखूं, क्या वो बदल जाएगा? हाँ पहले जब ये नहीं था तो इसमें नेट फोर्स लगा था K Q2 Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर, और होने के बाद कितना लगेगा? क्या इन दोनों का ये भी लगेगा फोर्स और ये भी लगेगा, तो नेट फोर्स बदल जाएगा, वेक्टोरिकली ऐड होगा नेट फोर्स। ऐसे सेम इस पर बताओ, इस पे या फिर इस पे, हाँ इस पे अगर ये था सिर्फ ये नहीं था तो नेट फोर्स कितना था? क्या इतना ही था? हाँ इतना ही था। और अब इसके आने के बावजूद नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। नेट फोर्स चेंज हो जाएगा, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो अब इन दोनों का ऐड करके या वेक्टोरिकली ऐड करके जो आएगा वो आएगा नेट फोर्स। ठीक है, तो वेक्टोरिकली ऐड कैसे करते हैं, कैसे अगर हम निकालते हैं? अब क्वेश्चन आता है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही है। अब नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? मान लो इस पे फोर्स लग रहे हैं कई सारे, एक ये फोर्स लग रहा है, दूसरा ये फोर्स लग रहा है, अब इनको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? वेक्टोरिकली ऐड करना पड़ेगा। मान लो इस फोर्स को बोल दिया F1 वेक्टर, इसको बोल दिया F2 वेक्टर, तो कितना फोर्स हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 ऐड करेंगे वेक्टोरिकली, वो हम सिखा देंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा देता हूँ वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। मान लो कोई एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा बताओ? 0। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो ऐड हो जाएंगे। मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ किसका? रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड a प्लस b, दोनों वेक्टर ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों वेक्टर्स किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन, सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे।
और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगी? इन दोनों की जो डायरेक्शन इन दोनों की डायरेक्शन है वही रिजल्टेंट वेक्टर सेम डायरेक्शन में। वही डायरेक्शन में। अगर ए वेक्टर ऐसे है, बी वेक्टर ऐसे है, तो रिजल्टेंट वेक्टर की तो A डायरेक्शन, minus B। रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स, एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन में, तो इसमें रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा एक में से दूसरे वेक्टर को माइनस कर दो। तो कौन से वाले में से किसको माइनस करते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड जिसका बड़ा जिसका होता है, मैग्नीट्यूड होता है, बड़ा बड़ा हो, होता है उसको उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देते हो, तो a माइनस बी ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। किस डायरेक्शन में आएगा? जिस जो बड़े वाले की direction direction में। बड़े वाले की बड़ा डायरेक्शन में वाला आएगा, है ना? बड़ा वाला वेक्टर की डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी। मतलब यहाँ पर किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर आएगा? A वेक्टर की डायरेक्शन क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर बड़ा है, देखो इसकी लेंथ बड़ी है तो मैग्नीट्यूड बड़ा है, और बी वेक्टर की लेंथ छोटी है तो मैग्नीट्यूड छोटा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में है। ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा छोटा इस केस में? इसके छोटा छोटा रहेगा क्योंकि a माइनस बी है। मतलब ये 10 का है, ये 3 का है, तो a 10 माइनस 7 यानी 10 माइनस 3 यानी 7 का रहेगा। और इस वाले में 17 ज्यादा रहेगा। मान लो ये 3 का है, ये 4 का है, तो अपना 7 का हो जाएगा। 7 मतलब का हो रिजल्टेंट जाएगा। वेक्टर इन दोनों से बड़ा बड़ा होगा। होगा, और इस वाले में रिजल्टेंट वेक्टर छोटा होगा। मतलब a से तो बड़ा होगा ही नहीं, ये हम्म। सबसे बड़ा वेक्टर है इस वाले। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन वाले। अब चलो तीसरा मेथड वो क्या है जो मोस्टली काम आता है? तीसरा क्या है? तीसरा ये है, मान लो एक ए वेक्टर है, ध्यान से देखना तुम्हारे काम आएगा, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, बी वेक्टर दोनों के बीच में है 90 डिग्री का एंगल। पहले तो हमने दोनों सेम डायरेक्शन वाले लिए, फिर अपोजिट डायरेक्शन वाले लिए, अब कैंसिल कौन से वाले हैं? 90 डिग्री वाले। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आंसर आएगा अंडर रूट, तुम्हें याद है फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab cos cos थीटा। थीटा। cos थीटा क्या होता था? इन दोनों के बीच का बीच का एंगल एंगल। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। 90। तो क्या 2ab cos थीटा, cos थीटा की Cos वैल्यू 90 जीरो हो zero। जाएगी? हाँ तो क्या 2ab जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा? ये है ना हाँ हाँ सर 2ab cos 90, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बताओ। Zero। स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस प्लस b b स्क्वायर, ये याद रखना। रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो वेक्टर अनइक्वल हैं, इक्वल नहीं है वेक्टर्स, तो इनका और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 तो रिजल्टेंट क्या आएगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस प्लस b b स्क्वायर। स्क्वायर। ये याद आएगा, काम आएगा। पता है कहाँ काम आएगा? मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, तुमने पढ़ रखा है। ऐसे ये वेक्टर है a वेक्टर और ये वेक्टर है b वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान देना इस पे। तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा? हाँ हाँ रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा सा तुम्हें पैरेललोग्राम लो याद होना चाहिए। तो ऐसे बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्या करो, पैरेललोग्राम बना लो। यहाँ तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा? क्या ऐसे बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर? Yes, sir। और रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे बनेगा। ठीक है, और उस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट, a स्क्वायर A प्लस स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर। तो हमने लिखा। और अब पूछा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। क्या आएगा? tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये बहुत बड़ा सा फॉर्मूला होता है, लेकिन वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है आपको, ये कैसा ट्रायंगल है? ये वाला ये राइट एंगल ट्रायंगल। ये b है, तो क्या ये भी b हो जाएगा? हाँ यस सर। और ये a हो जाएगा। तो tan अल्फा क्या आएगा? b अपॉन, बी अपॉन b अपॉन a ये याद है, tan अल्फा क्या आ जाएगा? B upon a। अब इस वाले पे देखो, क्या ये वाला b हो जाएगा? हाँ और क्या ये वाला a हो a जाएगा? हो जाएगा यस सर। तो यहाँ पे b अपॉन a b अपॉन a a। याद रखना, काम आएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें याद है डाइपोल वाले में जब हम जनरल पॉइंट पे देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी रहेगी? 2kp अपॉन r का क्यूब, और b की वैल्यू क्या रहेगी? kp अपॉन r का क्यूब। तो रिजल्टेंट का आएगा आंसर 2kp अपॉन r का क्यूब का स्क्वायर हाँ प्लस kp अपॉन r के क्यूब का स्क्वायर, ये आएगा रिजल्टेंट का। और tan अल्फा का आंसर आएगा 2kp। अच्छा 2kp cos थीटा होती थी इसमें, और यहाँ पर क्या होती थी? sin थीटा। क्या होता है? 2kp cos थीटा अपॉन r का क्यूब, और ये आएगा 2kp sin 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 थीटा अपॉन theta r का upon क्यूब। r वहाँ काम आएगा ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर का यूज, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, कौन कौन से बता दिए मैंने अभी वेक्टर एडिशन में? एक तो दोनों सेम same डायरेक्शन, direction, opposite direction, 90 डिग्री पे। डिग्री पे तीसरा है 180 वो 180 हो गया। 160। अब सुनो, मान लो दो वेक्टर्स हैं, 120 f a वेक्टर और दूसरा b वेक्टर, बी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों की बराबर है। पर क्या दोनों वेक्टर बराबर है?
नहीं है नहीं है नहीं है, क्यों बराबर नहीं है? डायरेक्शन अलग अलग है इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग, पर मैग्नीट्यूड बराबर। तो रिजल्टेंट क्या आएगा बताओ? रिजल्टेंट याद कर लो, क्या दोनों के रिजल्टेंट बीच होता है? में। रिजल्टेंट आता है a√3। a√3 कब? जब a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसके बीच का एंगल कितना रह जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री। रिजल्टेंट बीच से निकलेगा तो ये इसके साथ कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री, और इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगा? 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है। अच्छा, फिर से a वेक्टर और b वेक्टर, कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 90 डिग्री 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा? बीच बीच में से मान लो क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हम क्या ले रहे हैं? Same। सेम रहेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले रहा है इसलिए रिजल्टेंट बीच में से बीच में जाए उस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी रहेगी? √2 अच्छा, a√3 जो उनका मैग्नीट्यूड है दोनों का बराबर, f मान लो इसको, इसका मैग्नीट्यूड भी f और इसका भी मैग्नीट्यूड भी f तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो F जाएगा? f√3 यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? f। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? f तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? f√2 बीच में से निकलेगा तो ये भी 45 डिग्री 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री तीसरा और लास्ट जो काम आता है बार 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 बार, ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? f। दूसरा वेक्टर, इसका भी F इसका भी f। तो रिजल्टेंट क्या आएगा? इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट आएगा इन दोनों के बीच में कितना मैग्नीट्यूड F ही आएगा? रहेगा। f ही रहेगा। f रैक और पूरे का एंगल कितना था शुरुआत में? 120 तो बीच में से निकलेगा 60, 60। ठीक है, ये तीन हो गए, ये सारे वेक्टर्स हो गए जो जो काम आते हैं। एक जो तुम्हें पहले वाली कराया था वो बता दिया, कौन सा वाला? 90 डिग्री 90 वाला। डिग्री इसका वाला। रिजल्टेंट आता है √a² + b²। और एंगल कैसे निकलता है? इन दोनों 10 को अल्फा tan अल्फा = b अपॉन B upon A। perpendicular upon base। हाँ, यहाँ पे तो एंगल सीधे सीधे बीच में सीधे। और थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं उसको, क्या काम आएगी? क्या बोलते हैं उसको? वो ज्योमेट्री। क्या ज्योमेट्री बताओ मुझे? ये एक स्क्वायर है, हाँ ये एक स्क्वायर है, इसकी दूरी कितनी है? r R हाँ, r r r। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? डायगोनल वाली दूरी ये √2r √2r। और आधी दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ R तक पर R by r/√2। ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? r/√2 ये वाली है ना। और क्या है? एक ट्रायंगल वाली है, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की दूरी कितनी होती है? R/√3 √3 r/√3 √3 ये होती है। ठीक है। और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी बताते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये कितनी दूरी है? ये वाली r/√3 r/√3। और ये भी कितनी है? r/√3 लेकिन ये दूरी कितनी है? R/2√2 हाँ r/2√3 हाँ, ये वाली दूरी होती है r/2√3। और ये दूरी कितनी होती है? ये r/2 r/2 r/2। ये सारी ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए। किसके लिए? जो क्वेश्चंस करेंगे सुपरपोजिशन वाले क्वेश्चंस आ जाओ। ये चार्ज कितना? q1 चार्ज, ये है q चार्ज, ये है +q चार्ज और ये है -q चार्ज। ठीक है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर किस डायरेक्शन फोर्स लगेगा? इधर की तरफ अवे अबे। चार्ज इस चार्ज की वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा? इसी की तरफ इसी तरफ टुवर्ड्स टुवर्ड्स टुवर्ड्स। ठीक है। ये वाला कितना फोर्स लगाएगा? ये ये वाला KQ K मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दूरी है a a a। A तो इस चार्ज पर इसकी वजह से किस डायरेक्शन फोर्स? इस तरफ। इस तरफ। कितना फोर्स लगेगा? KQ स्क्वायर q * q Q यानी Q q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर A का स्क्वायर एक स्क्वायर। इस पे किस तरफ फोर्स लगेगा? इस इस पे। K ये square क्या और- करेगा? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करेगा अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा अपनी तरफ। कितना लगाएगा? KQ स्क्वायर q - q लेकिन माइनस में हम रखेंगे नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स एक्चुअली में होता क्या है? k q1 q2 अपॉन R स्क्वायर ठीक है। और q1 q2 को किसके साथ रखते हैं? विदाउट चार्ज विदाउट साइन। हाँ विदाउट साइन विदाउट साइन रखते हैं। विदाउट साइन का मतलब क्या है? क्योंकि q1 आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो पर सकता है हम रखेंगे दोनों को किस में? पॉजिटिव में क्योंकि नेगेटिव चीज कहाँ चली जाएगी? डायरेक्शन चली बताती जाएगी। है। किसके डायरेक्शन में? Force फोर्स की की डायरेक्शन direction। बताएगी। किसकी डायरेक्शन बताएगी? Force की Force डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो इसलिए हम नेगेटिव में नहीं रखते, इसको रखते हैं पॉजिटिव में। Positive। वो नेगेटिव अपने आप
कंपनसेट कर जाता है डायरेक्शन के साथ। तो इसके वजह से फोर्स कितना आएगा, के Q1 सॉरी Q स्क्वायर, दोनों Q स्क्वायर अपॉन same A है। स्क्वायर K सेम आ Q जाएगा। स्क्वायर अपॉन, स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताओ, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये बताओ, ये दो वेक्टर हैं, दोनों के वैल्यू सेम है। सेम है, दोनों के बीच का एंगल 120 भाई ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, 60 डिग्री, तो एंगल कितना बचेगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट आएगा बीच में से 60 डिग्री। अभी बताया कि अगर दो फोर्सेस इक्वल हैं और दोनों के बीच का एंगल 120 है तो same रहता है। रिजल्टेंट उतना यही ही आएगा, F F ही आएगा। F आएगा। कितना आएगा K Q स्क्वायर अपॉन A अपॉन A स्क्वायर। स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो सबसे टिपिकल सा क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने का, ये आता है स्क्वायर वाला। स्क्वायर वाला, स्क्वायर Q Q Q Q। बताओ इसकी वजह से फोर्स इस पे थर्ड वाले सेकंड वाले बताना है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, इसकी वजह से इधर की साइड और इसकी वजह से ऐसे बीच में से। बीच, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसकी वजह से कितना फोर्स आएगा F, वही F इसकी वजह से भी F, F। F की वैल्यू कितनी, मान लो ये स्क्वायर है तो A कितना आ जाएगा Q Q स्क्वायर ओवर स्क्वायर A अपॉन स्क्वायर, A A स्क्वायर। स्क्वायर। Q Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ही बीच में आएगा, ही आएगा। बीच F में। रूट टू, रूट टू रूट 2 F कहाँ से 90 डिग्री वाला 90 डिग्री वाले में से। और इस वाले के वजह से बताओ, इसमें रूट 2 इस वाले फोर्स कितना आएगा, फोर्स F ही आएगा। F डैश आएगा, हाँ अलग आएगा क्योंकि अलग दूरी आएगा, अलग है। दूरी अलग कितना है। आएगा F/2 K Q स्क्वायर अपॉन रूट रूट 2 A A का स्क्वायर। स्क्वायर, क्योंकि ये दूरी कितनी है रूट 2 रूट 2 है। ये वाला फोर्स क्वेश्चन याद रखो। कोई बात नहीं, मैं बाद में बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन बताते जाऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें ये इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया था F रूट 2, और इसके वजह से कितना फोर्स आ गया था इतना, और ओवरऑल क्या हो जाएगा, अब दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड ऐड हो जाएंगे। और कौन सा क्वेश्चन था बताओ ऐसे इसमें, एक ये क्वेश्चन था ऐसे, चार्ज बीच में कोई यहाँ क्यू बीच में चार्ज रख था, दिया। क्यू चार्ज था, यहाँ पर क्यू चार्ज, यहाँ क्यू चार्ज, तीनों की यहाँ वजह पे से इस पे Q या माइनस क्यू, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये ये इसको इसको इसकी तरफ, ये ये इसको अपनी तरफ। तो कैसे निकाला था, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ गया था, बीच में आ गया बीच था। में आ गया था, मतलब F फोर्स बराबर फोर्सेस क्यों थे, क्योंकि क्यू क्यू हाँ क्यू 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 Q, क्यू, Q। और दूरी भी बराबर तो फोर्सेस भी बराबर। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आया था यहाँ पर F नीचे की तरफ, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया तो इनको हटा सकते हैं, हाँ अब ये बचा, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है सेम सेम इक्वल Zero आ गया, हाँ, इक्वल और equal अपोजिट जीरो, तो नेट फोर्स कितना आ गया Zero। तो ये वाला क्वेश्चन था। और कौन सा था बताओ मुझे, और इसमें कुछ था, और स्क्वायर के बीच में रख दिया। हाँ तो उस तरह से आ जाएगा ऐसे एक क्वेश्चन, ये कैपिटल क्यू क्यू ये Q, Q ये भी Q। ये भी क्यू, और बीच में क्यू चार्ज रख दिया, तो हमें पता है इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर। ये दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट, कैंसिल Zero आउट forces तो नेट फोर्स कितना है Zero। Zero। इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस थे। और क्या था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद ये था k की वैल्यू बताएगी, फोर्स हम जब से क्या कर रहे थे k q1 q2 अपॉन R r square। यहाँ पर k क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। वो किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। Medium इस पर। k की वैल्यू होती है 1 अपॉन 4 4 बाय by एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री Permittivity of स्पेस, मतलब free space। कोई मीडियम कितना परमिट कर रहा है, ऐसे समझ सकते हो हाँ। कि कोई मीडियम कितना परमिट कर रहा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना परमिट कर, कितना फोर्स लगाने के लिए परमिट कर रहा है, इस कुछ तरीके से मीडियम नहीं है कोई हाँ। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब कोई भी मीडियम नहीं है। वैक्यूम, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम। वैक्यूम। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। 9 अच्छा इसकी यूनिट बताओ मुझे जल्दी से, के की यूनिट बताओ, K की यूनिट के की यूनिट कूलम। भाई यहाँ से निकलेगी ना, न्यूटन मीटर न्यूटन स्क्वायर पर मीटर कूलम स्क्वायर ये पर यहाँ कूलम चला स्क्वायर। जाएगा FR स्क्वायर और Q1 Q2 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या बनेगी न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम कूलम स्क्वायर। ये होगी के की वैल्यू, ये होगी K के की वैल्यू value। कितनी होगी 9 × 10⁹ इतनी वैल्यू होगी परमिटिव फ्री स्पेस। अगर कोई और मीडियम होता, मान लो फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में फोर्स है कितना 1/4
4 पाई Epsilon Epsilon Q1 Q2 अपॉन R square। ये फोर्स है किसमें एयर में Air में। एयर में या वैक्यूम में एयर और वैक्यूम के लिए दोनों एप्सिलॉन नोट की वैल्यू सेम होती है लगभग सेम होती है। अगर इन दोनों चार्जेस को हम वाटर में रख दें तो कितना फोर्स हो जाएगा? तो किसी और मीडियम में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? वाटर में एक किसी भी मीडियम में वाटर का हम एग्जांपल लेंगे तो कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन आ जाएगा। साइलेंट हाँ क्या आ जाएगा? Epsilon एप्सिलॉन आ मतलब जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस एप्सिलॉन की वैल्यू होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन एम भी लिख देते हैं इसको कई बार एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन एम या फिर सिंपल क्या लिख देते हैं Epsilon। 1/4 पाई एप्सिलॉन Epsilon। Q1 Q2 अपॉन R R square। square। ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट और Into एप्सिलॉन epsilon आर। R एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री Free स्पेस space। एप्सिलॉन आर क्या है? Permittivity of medium। रिलेटिव परमिटिविटी permittivity। मतलब जो फ्री स्पेस के परमिटिविटी और किसी मीडियम की परमिटिविटी को कनेक्ट करता है तो वो है रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा फेमस है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। R। ये आपको गिवन होगा। इसका एक और नाम है, क्या है इसका नाम? पहले जो बताओ। रिलेटिव बोलो। परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव Permittivity। परमिटिविटी। एक और नाम है इसका जो क्वेश्चन में आता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस नाम से आता है? डाइलेक्ट्रिक constant। कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम की जगह क्या लिख देंगे? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। ठीक है। ये आ गया किसी भी मीडियम के लिए। जैसे अगर हम वाटर की बात करें तो उसमें एप्सिलॉन आर की वैल्यू दी होगी, कितनी होगी? 80। तो फोर्स क्या घट जाएगा? हाँ मीडियम में फोर्स इसमें कितना था? इसमें अरे ये चीज तो सेम है दोनों में। हाँ ये भी सेम है। 4/4 बदला क्या है? एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट भी था, सेम ही है। हाँ एप्सिलॉन आर और आगे नीचे। तो अगर 80 इसकी वैल्यू है तो क्या ये फोर्स को 1/80 कर देगी? हाँ फोर्स को घटा देगी। तो इस तरह से किसी भी मीडियम में फोर्स घट जाता है। घट जाएगा। और सबसे ज्यादा फोर्स किस में रहेगा? वैक्यूम Vacuum। वैक्यूम में रहेगा। क्योंकि वैक्यूम में एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होगी? Zero। 1 जीरो हो जाएगी तो पूरा ही पूरा 4 अच्छा, 0 हो जाएगा। डिफाइंड ही नहीं होगा। 4 0 नहीं होगा, One रहेगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट हो जाएगा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी रहेगी वैक्यूम में? 1। तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 रखो तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो दिस इज अच्छा क्वेश्चन कैसा आता है? एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे मान लो Q1 Q2 है, दोनों को किसी मीडियम में डाला हुआ है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 10। 10। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है 10। 10 और उन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है F। तो अगर हम वैक्यूम में ले जाएं तो फोर्स कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन बताओ। कि के की वैल्यू 10 है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक के नहीं है, सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर की वैल्यू 10 है। तो वैक्यूम मीडियम में कितना फोर्स होगा? 1/10 नहीं एक्चुअली में अब तुम ध्यान सुनो, वैक्यूम में फोर्स सबसे ज्यादा होता है, हाँ। मीडियम में जाके फोर्स कम कम हो हो जाएगा। जाएगा। होता है। अगर मीडियम में गए फोर्स F हो गया तो वैक्यूम में जाके फोर्स बढ़ जाएगा। कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? 10 टाइम्स 10 बढ़ जाएगा। times। तो मीडियम वैक्यूम में फोर्स 10F। 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 उसमें क्या बोलते हैं उसका नाम? वैक्यूम में फोर्स कितना हो जाएगा? 10F। 10F। 10 10F। यहाँ पर अगर और मीडियम में उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, ये सुन, Q1 Q2 एयर में है या वैक्यूम में है, यहाँ पर फोर्स है F। किसी मीडियम में ले गए, उन्हीं दोनों चार्जेस को दूरी वही सेम रखी और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 20, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 20 F। इसमें वैक्यूम में फोर्स F है, मीडियम में कितना हो जाएगा? वैक्यूम में फोर्स F है, ये मीडियम में कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन आर की वैल्यू F/20। 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 F/20 F/20। क्योंकि वैक्यूम में फोर्स जितना रहता है उससे कम होता है मीडियम। मीडियम कितने टाइम्स होता है कम? 1/20। F/20। तो यहाँ पर अगर फोर्स F है तो यहाँ कितना हो जाएगा? F/20। और अगर यहाँ फोर्स F है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 20 20 फोर्स बढ़ जाता है। हाँ वैक्यूम में बढ़ता है, मीडियम में घटता घटता है। तो यही पूछा था। इसमें एप्सिलॉन आर जिसका वैल्यू 10 है, इसमें फोर्स F है, तो वैक्यूम में जाके कितना हो जाएगा?
वैक्यूम में 10F 10F हो जाएगा। वैक्यूम में कितना हो जाएगा 10F। तो याद रख लो, फोर्स वैक्यूम में बढ़ेगा, मीडियम में जाके घट जाएगा। ठीक है। या फिर फॉर्मूला लगा दो, एयर के लिए ये फॉर्मूला, वैक्यूम के लिए फॉर्मूला, और डिवाइड कर दो, आपको पता लग जाएगा। इसको मीडियम के लिए फॉर्मूला मीडियम में है, और ये किस में है, वैक्यूम में, एयर में। तो डिवाइड करके आंसर निकाल दो इस तरह। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें फोर्स बढ़ जाएगा, उसमें फोर्स घट जाएगा। कितने टाइम्स? एप्सिलॉन r टाइम्स। ठीक है, ये होगा। इसके बाद कौन सा था? ये किसका बताया मैंने? एप्सिलॉन। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक था, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज। ये दे रखे हैं आपको वेक्टर फॉर्म। कौन से फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1 y1 z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2। इसके पोजीशन वेक्टर क्या बता सकते हो? r1 वेक्टर, r2 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा r1 वेक्टर बताओ? r1 वेक्टर x1 i कैप, जो कोऑर्डिनेट्स हैं वही इसके पोजीशन। y1 y1 कैप प्लस z1 k कैप। r2 वेक्टर कितना हो जाएगा? x2 y कैप y2 j कैप ये याद है तुम्हें? z वेक्टर yes फॉर्म, sir वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। yes sir ठीक है। ये हो गई डायरेक्शन 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ क्या बोलेंगे? r1 r1 वेक्टर और ये हो गई डायरेक्शन 2 से 2 से 1 की तरफ, तरफ r2 1 वेक्टर r12 वेक्टर, r1 वेक्टर से r2 वेक्टर की तरफ, इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। r2 वेक्टर कितना है? ये ये r1 वेक्टर इतना। ये। बोलो r2 माइनस r1 कितना होगा? x2 minus x1 y कैप y2 minus y1 j कैप z2 minus z1 k कैप। ये हो जाएगा। और सिमिलरली r21 वेक्टर कितना हो जाएगा? r1 minus r हाँ, r21 वेक्टर कितना हो जाएगा? R1 x1 माइनस x2 x2 i कैप, बोलो y1 minus y2 j कैप z1 minus z2 k कैप। ठीक है, ये r21 वेक्टर हो जाएगा। तो इस वाले पर किस तरफ फोर्स लगेगा? इस वाले पे इधर की साइड रिपल्सिव फोर्स है, हाँ। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और इस पे इधर की तरफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 तो बताओ, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा? k q1 q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर, हां इन दोनों के बीच की दूरी। r12 अच्छा बोलो f12 की डायरेक्शन और किसकी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन सेम सेम है हाँ। तो इसका मैग्नीट्यूड ले लें। हाँ। क्या हो जाएगा? r21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किस तरफ? इधर की तरफ तो मतलब इसी की डायरेक्शन में, इसी की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं? r21 का r1 क्या? कैप r21 का फिर क्या करते हैं? मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड से नीचे और ऊपर, मैग्नीट्यूड से ऊपर तो कितना आ जाता है? k q1 q2 r21 का वेक्टर क्यूब और ऊपर ये मैग्नीट्यूड और ये Direction। डायरेक्शन तो ये वेक्टर बन जाएगा सिमिलरली f21 वेक्टर कितना आ जाएगा? बोलो k q1 अपॉन r12 का स्क्वायर r12 के मैग्नीट्यूड का क्यूब और r12 की डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा पूरा। तो ये वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, और कोई टॉपिक इसमें बचा है? वेक्टर कूलम्ब्स लॉ में हमारा मीडियम वाला हो गया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, फोर्सेस चार्ज बढ़ाते हैं तो फोर्स कितना बढ़ता है, फोर्स बढ़ाता है चार्ज, ये हो गया। फिर इसके बाद वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना? इसमें